संविधान के बनने से लेकर के आज तक एक ग्रुप, एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा इस संविधान का विरोध करता रहा है। फर्क इतना है क्योंकि आज वो सत्ता में है तो आज वो खुल करके इसको बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो इसकी विरोधी तब भी थे, तब ये लिखा गया था। लेकिन आज संविधान है कहां, कितना परसेंट पे है, ये एक बहुत गंभीर विषय है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर 1995 की रिपोर्ट के आधार पर 40 लाख कर्मचारी आरक्षण के तहत कार्यरत थे और आज की रिपोर्ट ये कहती है कि 40 लाख कर्मचारियों में से मात्र 18 लाख कर्मचारी आज हैं, बाकी या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर भर्ती बंद होने की वजह से आगे भर्तियां खत्म हो गई। साथ ही जिनके माध्यम से देश के कोने कोने में हम लोगों की आवाज पहुंचती है और विराजमान तमाम सम्मानित साथी भाई बहन साथियों, हर वर्ष जब भी अप्रैल का महीना आता है तो बाबा साहब के नाम के तमाम गुणगान, तमाम सेमिनार, तमाम जयंती पूरे देश में बाढ़ आ जाती है। लगातार एक महीने तक जैसी ये सभा आज यहां पर हो रही है, इस तरीके की पूरे देश के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों विचार गोष्ठियां आयोजित हो रही है और हर वर्ष होती है। मैं कुछ बात जितने भी वक्ताओं ने बात रखी है मलिक साहब उनसे थोड़ा सा हट करके कहूंगा कि बाबा साहब ने किन परिस्थितियों के अंदर क्या किया, कब किया, क्यों किया, क्या क्या अड़चने आई, इस बात को पूरा देश, क्या पूरा वर्ल्ड जानता है। आज सवाल इस बात का है कि बाबा साहब को हमारे बीच से गए हुए 70 वर्ष हो चुके हैं और उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, जज, कलेक्टर, तहसीलदार, तमाम बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंचे और किसी न किसी रूप में आरक्षण का लाभ लेकर के मजबूत स्थिति में पहुंच गए। लेकिन क्या कोई सेमिनार इस देश के अंदर ऐसा होता है जब आदमी खुद अपनी विवेचना करे कि इन 70 वर्षों के अंदर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने स्वयं क्या किया। भाई मुझे भी तो जवाब देना चाहिए कि मेरी क्या जिम्मेदारी थी। क्या पे बैक टू सोसाइटी मैं कर पाया? क्या मैं किसी गरीब बच्चे की फीस दे पाया? क्या मैंने किसी गरीब बच्चे की शादी में कोई मदद करी? क्या मैंने किसी के छूटे हुए रोजगार को दिलाने के लिए सड़क पर आंदोलन किया? या सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के प्रावधान का लाभ लेकर मैं सिर्फ अपना पेट भरता रहा, अपने बच्चों की बड़ी बड़ी दुकानें और मकान लेता रहा? क्या सिर्फ मैं इसी में उलझा रहा? इसकी विवेचना कब होगी? जब तक ये विवेचना नहीं होगी, जब तक बाबा साहब के गुणगान जो हम हर बार 1 महीने तक दिन रात करते हैं और 11 महीने सो जाते हैं, ये मामला इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और बाबा साहब के दिए हुए संविधान, पूरे देश के बहुत सारे संगठन संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ आंदोलन, तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं, लेकिन संविधान कहां है, किस स्थिति में है? संविधान के बनने से लेकर के आज तक एक ग्रुप, एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा इस संविधान का विरोध करता रहा है। फर्क इतना है क्योंकि आज वो सत्ता में है तो आज वो खुल करके इसको बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो इसकी विरोधी तब भी थे, तब ये लिखा गया था।
लेकिन आज संविधान है कहां, कितना परसेंट पे है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। 2047 में देश आजादी का सभी वर्षगांठ मना रहा होगा। 2047 के समय बाबा साहब के संविधान की क्या स्थिति होगी, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। बाबा साहब के संविधान से एक वर्ग सिर्फ इसलिए चिढ़ता है कि उसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया था और कोई बहुत सारे कारण नहीं है। आज आरक्षण कहां है, इसका आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर 1995 की रिपोर्ट के आधार पर 40 लाख कर्मचारी आरक्षण के तहत कार्यरत थे, और आज की रिपोर्ट यह कहती है कि 40 लाख कर्मचारियों में से मात्र 18 लाख कर्मचारी आज हैं, बाकी या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर भर्ती बंद होने की वजह से आगे भर्तियां खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि जिस आरक्षण की वजह से इतना बड़ा बवाल हो रहा है, अगर ये गिरावट की रफ्तार यही रही तो 2047 के भारत में बाबा साहब के संविधान के आरक्षण की व्यवस्था यह होगी कि इस देश के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या 0 पर आ चुकी होगी, क्योंकि नौकरियां बंद हो चुकी है। गरीब लोग ग्रुप डी की नौकरी में आ जाया करते थे, वहां पर पूरी तरीके से सरकार ने बैन लगा दिया है पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके कि ग्रुप डी की भर्ती नहीं होगी, सिर्फ आउटसोर्सिंग होगा। और उसके अलावा जो ग्रुप है वहां के हालात ये हैं कि ना वैकेंसी निकलेगी, और जब वैकेंसी निकलेगी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब भी वैकेंसी निकलेगी ही नहीं और भर्ती होगी ही नहीं तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मिलेगा कैसे और लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे। ये बहुत गंभीर विषय है साथियों। और अपनी बात को ज्यादा लंबाना कहते हुए, क्योंकि बहुत सारे वक्ता है, बल्लाज मलिक साहब, आप समय समय पर लोगों को जगाते रहते हो, सेमिनार करते रहते हो, और आप एक प्रखर वक्ता, अधिवक्ता हो सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले तो इस सुप्रीम कोर्ट की गुंडागर्दी को खत्म करने का कोई रास्ता निकालिए। कितना ही बड़ा आंदोलन हो, कितना ही बड़ा देश की जनता सड़क पर आई हुई हो, लेकिन बैठा हुआ जज एक लाइन के अंदर पूरे आंदोलन को कुचल कर रख देता है, और उस लाइन के आधार पर पुलिस लठ लेकर के पहुंच जाती है, और लोगों को तितर बितर करने में 1 मिनट नहीं लगती कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। पैसे वाले लोगों के लिए कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे खुल जाते हैं, और राजनीतिक पार्टियां रात के 12 बजे कोर्ट के दरवाजे खुलवा करके अपने हकों के फैसले करा ले जाती है। लेकिन इस देश के अंदर गरीब आदमी न्याय के लिए तरस रहा है, और न्याय इतना महंगा हो गया है कि आदमी न्याय पाने के लिए फीस नहीं दे पा रहा है। ये कड़वा सच है। आज देश का युवा कहां जा रहा है भाई? जब नौकरी नहीं होगी, जमीनों के बंटवारे हो चुके। जो बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, जमींदार होते थे, उनके बंटवारे में 2-2, 4-4 बीघे जमीन रहेगी है। जमीन है नहीं, रोजगार है नहीं, जिंदा रहना जरूरी है, तो युवा कहां जाएगा पढ़ लिख करके? या तो चोर बनेगा, या डकैत बनेगा, या चाकू चूरेबाज बनेगा, या फिर कच्ची प्राइवेट नौकरी करने के लिए मजबूर होगा। आज आउटसोर्सिंग की प्राइवेट नौकरी के अंदर मात्र 15,000, 16,000 रुपए उन बच्चों को मिल रहे हैं जिन्होंने बीए, एमए, एमएससी, बीएससी की हुई है। इवन बीटेक और एमबीबीएस के हुए बच्चे भी आउटसोर्सिंग पर लगने के लिए आज मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी जॉब है नहीं। अब आप ये बताएं कि उन गरीब लोगों की, उन युवाओं की
जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, युवा को, उनकी लड़ाई को कौन लड़ेगा? बल्लाज मलिक साहब, इसके ऊपर विचार करिएगा। मेरा कहना यह है, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे कम से कम 50,000 युवाओं की छुटी हुई नौकरी को मैंने दोबारा बहाल कराया है। और पूरे देश के अंदर आज युवा इस बात के लिए देख रहा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 10 बार ये ऑर्डर कर दिया कि समान कार्य का समान वेतन लागू करो, जिस सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार ये कहा कि 240 दिन की ड्यूटी पूरी होने के बाद उनको पक्का होना चाहिए, और सरकार, किसी भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो केंद्र की हो या राज्य की हो, कोई भी इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरीके के काम करने वाले लोगों को, एक आदमी को 50,000 60,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है और दूसरे को मात्र 15,000 मिल रही है। ये जो है समानता का अधिकार है, जब तक इनको बहाल नहीं करोगे, जब तक बाबा साहब के संविधान और उसकी प्रासंगिकता मेरे ख्याल से तो पूरी नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको लीड करिए। कैसे इसको करें? पूरे देश के युवाओं को लाखों की संख्या में बुलाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं चाहता हूं कि एक बार इस कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बढ़िया तरीके से घेर कर इससे पूछा जाए कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट के फैसले होते हैं उनको तुम रातों रात लागू करा देते हो, और जो गरीबों के हक के फैसले होते हैं उनको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों सोया रहता है? समान कार्य का समान वेतन युवाओं के लिए देश के अंदर आज तक क्यों लागू नहीं हुआ? और 240 की हाजिरी के बाद जो रेगुलाइजेशन होना चाहिए कच्चे कर्मचारियों का, 30-30 साल लोगों को भटकते हुए हो गए, वहां पर ये काम क्यों नहीं हो रहा? इन कामों को आप कराइएगा, हम आपके सोशली साथ देंगे, और आप जो है न्यायिक रूप से आप इसमें हमारी मदद करिएगा। पूरे देश का युवा, उसकी जाति धर्म कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बेरोजगार है, सारे युवा आज इस बात के लिए चिंतित है और देख रहे हैं कि कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा। उनकी मजबूरी है कि अगर वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अगर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो अपना मुंह खोलते हैं, तो कच्ची नौकरी होने के बाद उनको अगले दिन कह दिया जाता है तू बहुत बड़ा लीडर बन रहा है, कल से ड्यूटी पे मत आना। तो ऐसे हालात में बहुत नाजुक हो रहे हैं। इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। सब्जेक्ट बहुत लंबा है, इसलिए मेरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना। बल्लाज मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया, और सोशल मीडिया के तमाम साथियों को मैं फिर क्रांतिकारी अभिनंदन सैल्यूट करते हुए कि आप हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।